तो लीजिए जी, अब काउंटडाउन हो गया शुरू। हिंदी का एग्जाम हो गया खत्म, अब मैथ्स का एग्जाम आ गया है 10th मार्च को। तो प्यारे बच्चों, एमसीक्यूज की जो हमने सीरीज चलाई थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम केस स्टडीज की पहली सीरीज मतलब पहला पार्ट करने लगे हैं स्टार्ट। ये 2 पार्ट्स में हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हाफ ऑफ द सिलेबस है, सेकंड पार्ट में हाफ ऑफ द सिलेबस है। इसको मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं ताकि 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाए। एमसीक्यूज की सारी सीरीज की लिंक और पिछली एनसीईआरटी का सारा सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाले। मैं एक तुमसे स्पेशल बात ना डिस्कस करने वाला हूं। तुम वीडियोस किसी की भी देखो, कहीं से भी पढ़ो, पर मैथ्स खुद से करने से ज्यादा आता है। आप वीडियोस देखो, समझो, अच्छी चीजें करो, उसके बाद खुद से क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश करना। अगर वो क्वेश्चन तुमसे निकला, इसका मतलब वो चीज सफल हो गई है। वीडियोस देख देख के मत पढ़ना कि हाँ वीडियोस देख ली यानी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पेपर में जाके सब भूल जाओगे, कोई नहीं ये बात बताने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीडियोस कहीं से भी देखो, कहीं से पढ़ो, पर क्वेश्चन सॉल्व करना वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। तो हमारा केस स्टडी का आज पहला पार्ट है। ये सीरीज का पहला पार्ट स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक सो फर्स्ट 7 चैप्टर्स की मैंने ये पूरी जो वीडियो बनानी है आज। मैं चाहता हूं तुम बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़ना। कहीं पे कुछ ना समझ आए, बिल्कुल तुम फ्री हो पूछने के लिए। तो हम शुरू करने लगे आज की हमारी केस स्टडी के साथ। लीजिए जी, तो प्यारे बच्चों, जो हमारे अब क्वेश्चन आने वाले ना, उसमें क्या है, ये केस स्टडी 1 है। ये केस स्टडी है चैप्टर 1 रियल नंबर्स की। ध्यान से मेरी बात सुनना। तुम्हें मैंने यहाँ पे क्लैरिटी देनी है कि केस स्टडी में क्वेश्चन किस तरह के आने हैं, क्या क्या सॉल्व करना, किस तरह से सॉल्व करना है। ध्यान से मेरी बात सुनो। कहता है जी, टू रीडिंग, यहां से रीड करने लगा मैं। To enhance the reading skills of grade 10 students, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections A and B of grade 10 graduation. There are 32 students in section A. Section A में प्यारे बच्चों 32 students हैं और section B में कितने 36 students हैं। ठीक है, इतना उसने डाटा दे दिया। अब सबसे पहले पार्ट में वो ये कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ, क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड और सेक्शन बी। तुम्हें यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है मिनिमम का मतलब होता है जी एलसीएम। अब आपको क्या करना है, 32 और 36 का निकालना है। सबसे पहले तो एलसीएम, मिनिमम का एलसीएम, मैक्सिमम का एचसीएफ। तो आया 2 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पे 18, देन 2 8 जा 2 9 जा। अब 8 और 9 कोई भी कॉमन फैक्टर से नहीं जाते, तो 8 मैंने सीधा लिख लिया और 9 भी मैंने सीधा लिख लिया, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये आ गया 2 2 जा 4 यहाँ पे, और 8 9 जा कितना होता है जी 72, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। यानी कि जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रखनी पड़ेंगी वो मुझे रखनी पड़ेंगी 288, so that they can be distributed equally among students of section A और section B। अगर मैं इतनी बुक्स रखूंगा ना, तो जाकर सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये मुझे पता चला मिनिमम से, कि अगर मिनिमम है तो एलसीएम निकालना है, अगर मैक्सिमम है तो हमने क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ये यहाँ पे क्लैरिटी डाले रखना। क्लियर। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, सेकंड जो इसका पार्ट है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ। ये फॉर्मूला बोल रहा है वही वाला, कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कहता अगर ये ट्रू है ना, तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अभी तुमने क्या करा, यहां पे एलसीएम निकाल है, यहां पे तुम्हें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और पहला नंबर 32 है और दूसरा नंबर 36 है। क्लियर है, फॉर्मूला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 2 नंबर का पेपर में आता है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एचसीएफ निकालना था। अब 32 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 288। क्लियर। इसको कट कर लेते हैं। 2 144 जा 2 16 जा, देन 2 72 जा 2 18 जा, 2 36 जा 2 9 जा, 9 1 जा 9 4 जा, एंड 4 1 जा 4 4 जा। यानी कि एचसीएफ आएगा हमारा 4, जिसमें एलसीएम 288 है, पहला नंबर 32 और दूसरा नंबर 36। क्लियर। ये हमारा फॉर्मूला था, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
अब सेकेंड क्वेश्चन में कहता है जी 36 को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो। अब 36 होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 18, फिर 2 9 जा, देन 3 3 जा, 3 3 जा, यानी कि 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। बड़ा ही चिंदी सा क्वेश्चन था। दो बारी और 3 दो बारी मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, ये इसके प्राइम फैक्टर्स। अब ये क्वेश्चन जो है ना फोर्थ पार्ट, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, जिसमें बोला गया 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ डैश नंबर। अब मुझे पता है देखने में कॉम्पोजिट है क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो क्या करेंगे 15 निकाल लेंगे कॉमन, अंदर बचा 7 इंटू 11 इंटू 13, 15 यहां से बाहर प्लस 1। अब 7 11 जा 77 को क्या करना पड़ेगा 13 से मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21, सब आपके सामने। फिर 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यह है 1 0 1 7 8 9 10, 301। अब 301 में ऐड करेंगे 1 तो आएगा 302। अब क्या करना, चुपचाप 302 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 302 2 से डिवाइड किया तो आया 151 पे। अब 151 प्राइम नंबर है या नहीं, 151 किसी टेबल से जाता है? चलो अगर नहीं भी जाता भी होगा तो निकाल लेना, तो ये आ गया 151 एज इट इज। तो इसके फैक्टर्स आए 15 इंटू 2 इंटू 151 इंटू 1, यानी कि हमारे पास 4 डिफरेंट फैक्टर्स आ गए। अगर 4 डिफरेंट फैक्टर्स आ गए, हमें मिनिमम 3 फैक्टर्स चाहिए होते हैं इंक्लूडिंग 1 टू प्रूव एज अ कॉम्पोजिट नंबर। आपको पता है प्राइम के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स, कॉम्पोजिट के लिए मिनिमम 3 फैक्टर चाहिए होते हैं, और 3 हमारे पास आ गए थे 1 2 3 और ये 4। क्लियर? एक बार आप यहां तक देख लो, फिर हम चलते हैं हमारे फर्स्ट केस स्टडी की लास्ट पार्ट पर। 6 या 7 चैप्टर की केस स्टडीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही बार ही पढ़ने वाली बात है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाना है। चलो लास्ट में ना एक क्यू जो है वो मेरे पिक्चर के पीछे हिडन है, तो p की वैल्यू है ab², पर वो मुझे दिख रही है, आपको नहीं दिखेगी, ये प्रॉब्लम है। और q की वैल्यू है a²b। कहता इनका निकालो एलसीएम, बहुत सिंपल है, एलसीएम निकाल लो, ab² एंड a²b। ab बाहर आ गया, ठीक है, तो ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab², और ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a²b। फिर b बाहर आ गया, 1 और a बचा, फिर a बाहर आ गया, 1 और 1 बचा, तो a मल्टीप्लाई बाय a² b मल्टीप्लाई बाय b² तो एलसीएम आ गया हमारा a² b², यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये था जी हमारी रियल नंबर की एक केस स्टडी जिसके 5 पार्ट्स थे, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा। एक बार आप देख लो, फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, केस स्टडी ऑफ चैप्टर 2। चलिए जी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, ध्यान से सुनना। अच्छा एक चीज यहां पे मैं क्लियर करता हूं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं पैराबोला। ये याद रखना, मे बी कम टीचर्स बताएं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है पैराबोला। ये इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ भी कराए हुए हैं, जैसे ये है, इस तरह से ये बनाया हुआ है, ये ब्रिज बनाया हुआ है, ये भी पैराबोला है, ये इस तरह की शेप है, ये भी पैराबोला है। अ यू शेप्ड फिगर इज ऑलवेज कॉल्ड एज पैराबोला, और ये पैराबोला सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ होते हैं। अब पहला क्वेश्चन उसने बोला कि आपको एक इक्वेशन दी जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c। आपको ये बताना है उसमें a b c किस तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, a is non-zero real number and b and c are any real numbers, all are integers। अब जो रियल नंबर्स है ना, दैट इज द किंग। जैसे क्रिकेट का किंग है विराट कोहली, लोग कहते हैं जी बाबर, वैसे है विराट कोहली। उसी तरह से जो हमारा रियल नंबर है ना, दैट इज द किंग। किंग के नीचे सब कैटेगरीज है, इंटीजर्स, कॉम्पोजिट, प्राइम, होल, नेचुरल, ये सब। तो जो हमारा a होता है ना, a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई बाय x², वो पूरा 0 हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसका मतलब है a is a non-zero real number, that is true, and b and c are any real numbers, that is also true। यानी कि पहले क्वेश्चन का c ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही रेयर क्वेश्चन देखा मैंने ऐसा, पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर?
ए नॉन जीरो रियल नंबर होता है, नॉन जीरो रियल नंबर, और बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर होना जरूरी है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए। करेक्ट। उसके बाद आता है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, यानी कहता जी अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स बराबर हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट किस तरह का होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से भी लिंक करते हैं। कहता कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स बराबर है ना, यानी अल्फा और बीटा बराबर है, तो उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट किस तरह का होता है प्यारे बच्चों, उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे केस लगा ही देता हूं, अगर डी जीरो के इक्वल है तो इक्वल रूट्स आते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड इक्वल, सॉरी रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं। फिर अगर डी लेस देन जीरो है तो नॉन रियल रूट्स आते हैं। अब आप ये याद रखना, इफ डी इज इक्वल टू जीरो देन इक्वल रूट्स, डी ग्रेटर देन जीरो देन रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड डी लेस देन जीरो तो नॉन रियल रूट्स। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि अल्फा और 1 बाय अल्फा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो के निकालना है। यानी कि अगर एक मुझे अल्फा दिया है और एक मुझे दिया बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू अल्फा दी है, बीटा की वैल्यू दी है 1 बाय अल्फा, तो मुझे के फाइंड आउट करना है। एक जीरो मेरा अल्फा है, दूसरा जीरो मेरा 1 बाय अल्फा है, मुझे के निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाऊंगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। अब जैसे जैसे पेपर आ रहे हैं बच्चों को टेंशन हो रही है ना, कॉल्स आने शुरू हो गए, बाद में करते हैं बात इनसे। चलो मेरी बात सुनो, पहले आपके साथ ये करें। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी बाय, तो अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह 1 बाय अल्फा क्योंकि दूसरा जीरो 1 बाय अल्फा है, सी की जगह 8 के और ए की जगह पे ओनली 2। क्लियर। अल्फा से अल्फा कट गया, लेफ्ट हैंड साइड बचा 1, 2 1 जा 2 4 जा, राइट हैंड साइड बचा 4 के, 1 4 आया नीचे तो के की वैल्यू कितनी आ गई जी 1/4। अब याद रखना यहाँ पे भी एक ट्रिक है, अगर आपके दोनों रूट्स रेसिप्रोकल में है तो आपको प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आपके दोनों रूट सेम है और ऑपोजिट साइन के साथ है, यानी कि अगर एक अल्फा है और एक दूसरा माइनस अल्फा है ना, तो यहाँ पे आपको सम ऑफ द रूट्स लगाना है। मेरी बात सुनो, अगर एक रूट अल्फा दूसरा माइनस अल्फा ना, तो सम ऑफ द रूट्स लगाना है, और अगर एक रूट अल्फा और दूसरा 1 बाय अल्फा है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाना है। बहुत गहरी ट्रिक बताई है मैंने, बहुत गहरी ट्रिक, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर। फुल क्वेश्चन में बोलता है द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ किस तरह का आएगा। अब मुझे ये पता चल गया कि जो ये पॉलिनोमियल है ना वो एक्स वेरिएबल में और इसकी पावर है 2, यानी कि ये ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर टच करने वाला है। तो इसका मतलब है, और वो भी डिफरेंट। तो इसने बोला द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, टचेस एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, नीदर टचेस, ईदर टचेस और इंटरसेक्ट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, दैट इज क्या, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोस आएंगे और वो डिफरेंट जगह टच करेंगे, तभी हमारा ये एक पैराबोलिक शेप बनने वाला है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 2 की एक केस स्टडी, एक बार आप देख लो, कहीं पे कोई डाउट लगता है पूछ लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया केस स्टडी निकली है, अभी देखो एक बार आप। चलो लीजिए जी, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स की केस स्टडी आ गई अगली। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से फोकस करना। कहता अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर while 1/4 marks is deducted for every wrong answer. तो let correct answers be x and let wrong answers be y. ठीक है। कहता स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय गेसिंग। कुछ आंसर्स को पता था जैसे आपको पता होता है, और एमसीक्यू में आप लगाते हो तुक्के, वो नहीं करना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, और उसमें वो गेस कर रहा है। कहता ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स, यानी टोटल क्वेश्चन से 120, यानी गलत और सही को मिला के 120 क्वेश्चन करे और मिले 90 मार्क्स, यानी
अगर हर एक के लिए हर ठीक करने पे 1 नंबर मिल रहा है तो हर गलत पे 0.25 जा रहा है, यानी जा रहा है -1/4y इज इक्वल टू 90। ये हमारी क्या है, दोनों लीनियर इक्वेशंस। ये थी नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए कि x और y मिला के 120 बन रहे हैं, और ये थी एक करेक्ट मिल रहा है और 1/4 जा रहा है और टोटल नंबर मिल रहा है 90। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या करते हैं, इनको एलिमिनेट करके पहले गलत और सही निकाल लेते हैं। अच्छा, साइन चेंज करते हैं, तो x में से x गया 0, y प्लस 1/4y इज इक्वल टू 120 - 90 30। एलसीएम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 डिवाइड बाई 1 4, 4 इंटू वाई 4y प्लस 4 डिवाइड बाई 4 1, 1 इंटू वाई 1y इज इक्वल टू 30। तो ये आया 5y/4 इज इक्वल टू 30। 5 1 जा 5 6 जा 6 को किया 4 से मल्टीप्लाई तो y आया 24। यानी कि 24 क्वेश्चन उसने क्या करे, तुक्के मारे। अगर 24 क्वेश्चन तुक्के मारे तो यहाँ y की वैल्यू फिल करते हैं, तो इसका मतलब है कि 96 क्वेश्चन उसने ठीक करे हैं जो उसको आते थे, और 24 क्वेश्चन उसने क्या करे हैं, गेस करें। x और y मैंने निकाल लिया सिंपली। अब पहले क्वेश्चन में बोला गया इफ ही आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। करेक्टली कितने निकाले जी हमने, 96, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर कितना जी, 96। सेकंड में उसने बोला हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस, गेस कितने करे हैं, 24, यानी कि 24 क्वेश्चन उसने गेस करे, 96 उसने ठीक करे। थर्ड कहता है इफ ही आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर्ड 80 करेक्टली देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। अब उसने कहा कि उसने 96 नहीं करे हैं, उसने क्या करा है, 80 करेक्ट करे, यानी करेक्ट जो करे हैं उसने 80 करे। तो आपको ये बताना है हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट, तो कितने उसके नंबर आएंगे अगर 80 करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कितने हुए, तो इनकरेक्ट हुए जी हमारे 40, क्योंकि तभी 120 बनेंगे। तो यहां पे पुट करते हैं वैल्यू, x की जगह पे 80 - 1/4y, तो 4 1 जा 4 10 जा, तो 80 में से गए 10, तो उस टाइम उसके नंबर आएंगे 70 अगर वो 80 करेक्ट करता है और 40 इनकरेक्ट करता है। क्लियर, ये हमारा थर्ड पार्ट था जिसका आंसर आएगा 70। एंड लास्ट पार्ट में ही सेज if answers to all questions is attempted by guessing were wrong then how many questions answered correctly to score 95 marks। कितने नंबर लाए, कितने क्वेश्चंस वो करेक्ट करेगा ताकि उसके फाइनल नंबर बने 95 सॉरी, कितने क्वेश्चंस वो करेक्ट करे ताकि उसके फाइनल नंबर बने 95। पहले उसके नंबर कितने बन रहे थे, 90 बन रहे थे। कैसे, एक करेक्ट के लिए मिल रहा था और 1/4 गलत के लिए जा रहा था और 95 आ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चंस तब भी 120 ही थे x और y को मिला के, पर दूसरी इक्वेशन हमारी बन रही है ये। अब ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं कि इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके x और y के आंसर्स निकालना। क्वेश्चन उतने रहेंगे 120 टोटल, सही करके और गलत करके 120 क्वेश्चन बन रहे हैं, पर इसमें बोल दिया कि 95 मार्क्स बन रहे हैं, 1 ईच फॉर करेक्ट एंड 1/4 ईच फॉर रॉन्ग। तो आप ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके x और y निकालना दोबारा से। ये आपके लिए होमवर्क है, फोर्थ इसका पार्ट, ये मैं नहीं आपको करके दूंगा ताकि आप भी कुछ ट्राई करो साथ साथ में। कोशिश ये मैं करूंगा कि एक एक पार्ट आपको भी होमवर्क दूं ताकि तुम मेरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो जाओ। ठीक है, देख लो एक बार ये केस स्टडी, फिर हम चलते हैं अगले पार्ट पे। चलिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत ही बढ़िया केस स्टडी है ये, ध्यान से मेरी बात सुनना। कहता राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बोथ द फैमिलीज डिसाइड टू गो टू रानीखेत बाय देयर ओन कार्स। राज ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। जो राज की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर एंड अजय ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि x + 5 है अजय की स्पीड। इतना क्लियर। राज की गाड़ी अगर x किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो अजय उससे 5 किलोमीटर पर आवर तेज है, यानी कि x + 5 तेज हो रहा है वो। ठीक है, कहता राज टुक 4 hours मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। अब जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम ज्यादा लग रहा है 4 घंटे, और डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है 400 किलोमीटर।
अब पहले पार्ट में बोलता है जी व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अजय की स्पीड कितनी है x+5 और वो कह रहा है उसको 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो 2 घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय x+5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर है इज करेक्ट, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय x+5। पहला ऑप्शन तो हमारा यहां से आ गया। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। अब यहां पे हमें प्रॉपर सोल्यूशन देना पड़ेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना कितना 400 किलोमीटर और राज को अजय से कितना टाइम ज्यादा लग रहा है 4 घंटे। इस सारी क्वेश्चन को टाइम के फॉर्म में करेंगे। टाइम होता है क्या हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अजय को लग रहा है टाइम 400 अपॉन, अच्छा राज की निकालते हैं x, और इसको लग रहा है 400 अपॉन x+5 प्लस 4। अब ध्यान से इस कंडीशन को एक्सप्लेन मैं तुम्हें करूंगा, ध्यान से सुनना। ये है इंडिविजुअली किसका टाइम, अजय का, टी ऑफ अजय, और ये है इंडिविजुअली किसका टाइम, टी ऑफ राज। कहता राज को अजय के टाइम से 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। द टाइम टेकन बाय राज इज 4 आवर्स मोर देन द टाइम ऑफ अजय, यानी कि अजय का जितना भी टाइम है उसमें 4 घंटे ऐड करोगे तो राज का टाइम निकल आएगा। अब टाइम था, मैंने उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 400 किलोमीटर, स्पीड उसकी x राज की, अजय का डिस्टेंस 400 किलोमीटर, स्पीड उसकी x+5, और ये 4 आवर्स ज्यादा। ये थी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, स्टार कंडीशन। द टाइम राज विल टेक इज इक्वल टू टाइम ऑफ अजय प्लस 4 आवर्स। अब क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन x+5 इज इक्वल टू 4। 400 कॉमन ले लो, 1/x माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 4। 4 1 जा 400 जा, तो एलसीएम लिया अंदर x और x+5 का एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इससे तो x+5 आया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया माइनस x इज इक्वल टू 1। x कट गया, 100 इंटू 5 500 अपॉन 1 अपॉन x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 5x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 500। 500 को इधर लेके आओ तो इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। तो ये थी जी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, और इक्वेशन आ रही है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन कौन सा आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको स्प्लिट करना है। तो 500 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, जो हमें 5 बनाए, 5 दे 500 के, चलो ट्राई करते हैं। 500 के आएगा 2 से किया 250, 2 से किया 125, 5 से किया 25, फिर 5 फिर 5, यानी कि 3 बारी 5 और 2 बारी 2। 5 5 25, 20 और 25, ठीक है। प्लस का 25x माइनस का 20x। अब x कॉमन लो, अंदर बचा x प्लस 25, माइनस 20 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 25। तो x माइनस 21 हमारा क्या बोलते हैं इसको, नाम ही भूल गया, क्या बोलते हैं, फैक्टर, और दूसरा बन गया x प्लस 25। तो यहां से जब x की वैल्यू आएगी तो वो आएगी 20, और यहां से आएगी माइनस 25 जो कि रिजेक्ट, और x इज इक्वल टू 20 हमारा आंसर, यानी कि राज की कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है, ये आ गया जी हमारा क्या आंसर, ठीक है जी। अब उसने बोला हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। अजय को कितना टाइम लग रहा था, 400 अपॉन x प्लस 5, यानी कि 400 अपॉन 20 प्लस 5 25। 25 के टर्म में 400 का आता है जी 16 पे, तो उसको लगेंगे जी 16 घंटे। बहुत बढ़िया एमसीक्यू थे इसमें, इस केस स्टडी में, एक बार आप देख लो, बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस, ठीक है, ये देख लो, फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी पे।
चलिए जी, नेक्स्ट केस स्टडी आ रही है एपी, ट्राई करते हैं इसको फटाफट सॉल्व करने का। कहता है योर फ्रेंड वीर wants to participate in a 200 meter race. He can currently run that distance in 51 seconds, and with each day of practice it takes 2 seconds less. He wants to do in 31 seconds. शुरू किया उसने कितने के साथ? 51 सेकंड्स के साथ। प्रैक्टिस के साथ साथ वो 2 सेकंड कम करना चाहता है, यानी कि अगले दिन वो 49 सेकंड्स पे आ जाएगा, फिर अगले दिन 47 सेकंड्स पे आ जाएगा, और ये वो चीज करना चाहता है 31 सेकंड्स में खत्म। यानी कि लास्ट टर्म हमारी 31 सेकंड है, यहां से पूरी एपी क्रिएट होगी। फर्स्ट डे 51 सेकंड, सेकंड डे 49, देन 47 एंड लास्ट डे 31 सेकंड, क्योंकि डी उसने बोला 2 सेकंड्स लेस है। क्लियर? अब पहले बार में ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन इक्वेशन। 51, 53, 55 ये नहीं होगा क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, हाँ छोटे से बड़ा जा रहा है क्योंकि +2 हो रहा है। बी ऑप्शन होगा क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, क्योंकि हमें 2 सेकंड लेस चाहिए। 51 से 49 से 47, देन 45, देन 43, देन 41, देन 39 एंड सो ऑन। ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि उसमें डिफरेंस 4 का है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब उसने सेकंड क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। हमें नंबर ऑफ डेज निकालने, क्योंकि उसने शुरू करा 51 से और एंड करना चाहता है वो 31 पे, और डी जो हमारा वो आ रहा है 49 माइनस 51 दैट इज -2। तो यहां लगाएंगे an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। a1 हमारा 31, an हमारा 31, a1 51, डी हमने निकाला है वो आ रहा जी -2। 51 को वहां भेजा तो 31 माइनस 51 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। 31 में से 51 के -20, -2 आया नीचे, इज इक्वल टू n-1, ये भी कैंसिल। 10 इज इक्वल टू n-1 इधर भेजा तो 11 दिनों में वो अपना गोल अचीव कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब है कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप भी अपना गोल अचीव कर लोगे, अभी नहीं तो थोड़े दिनों में, थोड़े मंथ्स में, बट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो थर्ड पार्ट थोड़ा लॉजिकल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ द अबव गिवन इक्वेशन। कौन सी एपी की टर्म नहीं होगी? 41, 30, 37, 39। मेरे हिसाब से तो 30 नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो सारा ऑर्डर है वो ऑड नंबर्स में 51, 49, 47, 45, 43, 41, 39, फिर आएगा 37, 35। इस तरह से जो हमारा 30 ऑप्शन है ना वो पॉसिबल नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो इसमें हमारा कौन सा आएगा जी? थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट इज द आंसर 30, क्योंकि ये इवन नंबर है, बाकी सारा ऑड का डाटा चल रहा है। क्लियर? चलो फोर्थ क्वेश्चन करें। इफ द nth टर्म ऑफ द एपी इज गिवन बाय, हमें एपी की लास्ट टर्म दी है 2n+3, देन द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आपको पता है d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। हमें a1 और a2 चाहिए, तो पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे n को 1, तो a1 जहां जहां n है वहां 1 प्लस 3, तो ये आ गया a1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 3 यानी कि 5। a1 आ गया 5। फिर लेट करेंगे n को 2, तो ये आएगा a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7। a2 भी आ गया, a1 भी आ गया, माइनस कर दो, 7 माइनस 5 आंसर आया 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरे बच्चों? दैट इज ऑप्शन नंबर ए 2। चलो इस केस स्टडी का क्या करें? फिफ्थ पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट, फिर उसके बाद चले हम हमारी नेक्स्ट केस स्टडी पर। आई होप आपको जो समझाया जा रहा है समझ आ रहा है। कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगे प्लीज आप जरूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ना लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। कहता 2x, x plus 10 एंड 3x plus 2 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। तो आपको x निकालना है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। अगर कभी भी इस तरह का प्यारे बच्चों क्वेश्चन है ना कि 3 टर्म्स दी हुई हैं a1, a2, a3 और आपको कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी और ये तीनों टर्म्स एपी में, तो फॉर्मूला क्या होता है? मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। जितना पहली और तीसरी टर्म को जोड़ के आंसर आएगा वो बीच वाली टर्म का डबल है। अब a2 कितना था जी? x plus 10, a1 था 2x और a3 था 3x plus 2, तो 2 into x 2x, 2 10 20,
देन 2x प्लस 3x 5x प्लस 2 एज इट इज। क्या करते हैं 2x को उधर ले जाते हैं और इस 2 को इधर ले आते हैं, तो ये आया ऐसे। देन 20 माइनस 2 कितना होता है प्यारे बच्चों, दैट इज 18 एंड 5x माइनस 2x होता है 3x, इसको काटा तो x आया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखना कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो हमारा क्या कहते हैं मिडल टर्म है उसका डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। आप एक बार देख लें, फिर हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर अगली केस स्टडी के साथ। चलिए जी, कोऑर्डिनेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने बहुत बारी पेपर में देख लिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है पर बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी पेपर में बहुत बारी आ चुकी है। चलो जरा पढ़ें पहले। कहता इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी कि ये सब 1 मीटर के डिस्टेंस पे। इन अ रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड ABCD 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अलोंग AD एज शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे जो फ्लावर पॉट्स रखे ना ये 1-1 मीटर की दूरी पे, करेक्ट। दो रनर्स हैं, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, निहारिका मेरी एक फेवरेट स्टूडेंट, AD on the second line and post a green flag. Preet runs 1/5 distance AD on the 8th line and post a red flag. यानी कि जो ये निहारिका है ये x एक्सिस की ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। उसने बोला जो निहारिका है वो ग्रीन फ्लैग के साथ सेकंड एक्सिस पे यानी कि उसका x2 है और उसने टोटल डिस्टेंस का 1/4 कवर कर लिया। टोटल डिस्टेंस कितना था जी 100 का 1/4 कवर कर लिया, यानी कि उसका जो y है, क्योंकि ये y एक्सिस है ना, तो उसका y 25 है। यानी जो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स है ना यहाँ पे वो है जी 2,25। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, ऑप्शन नंबर ए 2,25 पहले मिल गया। निहारिका जी ने पहले अपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमें दे दिए। अब सिमिलरली प्रीत 8th एक्सिस पे यानी उसका x 8 है और उसने अभी तक डिस्टेंस कितना रन किया है 1/5, तो 1/5 ऑफ 25 कितना आया 1/5 ऑफ 100 सॉरी 5 1 जा 5 20 जा, तो उसका y कोऑर्डिनेट आया 20, यानी कि उसका x और y है 8,20, यानी कि जो उसका रेड फ्लैग है वो 8,20 पे पड़ा हुआ है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग, वो आ गया जी 8,20 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। तो जो निहारिका है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2,25 और जो प्रीत है उसके कोऑर्डिनेट्स है 8,20। थर्ड क्वेश्चन बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आराम से, तो वो होता है अंडर रूट x2 यानी कि 8 माइनस x1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 20 माइनस y1 यानी कि 25 का होल स्क्वायर। 8 में से गए 2 आया 6 का स्क्वायर, 20 में से गए 25 आया -5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है जी 36 एंड -5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों को ऐड करा आंसर आ गया 61 यूनिट्स। तो थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन, अच्छा इसमें हाँ ये गलत लिखा हुआ ना यहाँ पे सीक्वेंस ABCD, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज √61। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना वो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे निहारिका के कोऑर्डिनेट्स थे 2,25 और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स थे 8,20। फोर्थ पार्ट में कहता इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags निहारिका एंड प्रीत आर होल्डिंग। कहता रश्मि ने ना एक फ्लैग लगाना है यहाँ पे ब्लू वाला जो एकदम हाफ पे है निहारिका और प्रीत के फ्लैग पे, तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब मुझे यहाँ से क्लियर हो गया जी ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का क्वेश्चन है, यानी कि ये x1 y1 है ये x2 y2 है, तो मैं मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, x1 था 2 x2 था 8, 2 + 8 10, 10 का आधा 5, यानी x आ गया 5। कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, y1 था 25 और y2 था 20, 25 + 20 45, 45 का हाफ आ गया जी 22.5, यानी कि जो हमारी रश्मि है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 5,22.5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है ए दैट इज द करेक्ट आंसर। रश्मि यहां पर अपना ब्लू फ्लैग को क्या करेगी होस्ट करेगी। क्लियर,
ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। कहता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, थोड़ी लैंग्वेज इसकी मुश्किल है। ये हमारी निहारिका 2,25 पे और ये हमारी प्रीत 8,20 पे। कहता है, इफ जॉय हैज टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग्स, देन वेयर शुड ही पोस्ट द फ्लैग। निहारिका के फ्लैग से उसको 1/4 डिस्टेंस पे इसको होस्ट करना है, तो जॉय है उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब 1/4 का मतलब है कि फर्स्ट जो रेशो है वो 1 हुई और जो 4 होती है वो हमारी टोटल होती है, डिनोमिनेटर टोटल होता है। तो क्या करेंगे, 4 में से 1 को माइनस करा तो ये आया 3, यानी कि जो हमारा m1 है वो 3 है और जो हमारा m2 है वो m1 है जो 1 है और जो हमारा m2 है वो 3 है। हमें जॉय के कोऑर्डिनेट्स निकालने x, y, x1 y1 और x2 y2 हमें गिवन है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में मुश्किल है, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पे उसने मिड पॉइंट के लिए कुछ नहीं बोला। कहता जो जॉय है उसने ना रेड और ग्रीन फ्लैग के लाइन सेगमेंट के 1/4 डिस्टेंस पे अपना फ्लैग होस्ट करना है। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि जो न्यूमरेटर है वो 1 है, डिनोमिनेटर 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर टोटल दिखाता है, तो टोटल में से ऊपर वाली माइनस करी तो हमारी ये m2 रेशो आ गई। अब सेक्शन फॉर्मूला वाज x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m2 हमारा कितना था जी 3, x1 है हमारा 2, m1 है कितना हमारा 1 और x2 है हमारा 8 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। तो आया 3 2 6, 1 प्लस 8 8, सॉरी 1 इंटू 8 8 एंड 3 प्लस 1 4। 6 प्लस 8 कितना हुआ 14, 14 डिवाइड बाय 4, 7 का हवा आया 3.5। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पे स्मार्ट वर्क दिखाऊं सॉल्व करेंगे तो x आ गया 3.5, y के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 कितना था 3, y1 कितना था 25, तो 25 इंटू 3 75, देन m1 था 1 और y2 था 20, तो 120 था 20 अपॉन 4। तो 75 प्लस 20 होते हैं 95। गलत तो नहीं करा कुछ, m2 हाँ ठीक है 95 आ रहा है, 325 था, कोऑर्डिनेट्स 225 थे और उसका m2 y1 प्लस m1 y2 95 अपॉन 4, तो ये 24.5 आएगा, यानी कि ये। तो ऑप्शन में यहाँ पे एक चीज गड़बड़ा, यहाँ पे 24.5 आएगा। ठीक है, नंबर ए। तो ये था जी हमारा आंसर सेक्शन फॉर्मूला के साथ। आज का हमारा इतना ही काम, पार्ट 1 केस स्टडीज के साथ खत्म। पार्ट 2 में बाकी चैप्टर्स की केस स्टडी करके ये भी एक जो हमारी सीरीज है खत्म कर देंगे। उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट ही हमारे बच जाएंगे। तो जितना हमने पढ़ा है प्लीज इसको रिवाइज करना, टाइम वेस्ट मत करना, अपने सीक्वेंस अपने प्लान के साथ चलते रहना। ठीक है जी, तो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।